ओके, हम इस तरह सीक्वेंस में चलते जाते हैं। जो हमारी अपनी प्रैक्टिस वाले जो सेशन है इसमें ये सैलरी के चैप्टर से हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 22। सो लेट्स रीड दिस और देखते हैं कि इसमें क्या मुश्किल क्या है। मिस्टर इज एन एम्प्लॉई ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। हिज रेम्यूनरेशन ड्यूरिंग द ईयर वाज एज फॉलोज। बेसिक सैलरी के टैक्सेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सारे का सारा टैक्सेबल होगा। और ये ड्यूरिंग द ईयर बात हो रही है, ठीक है। तो ये सालाना आपको बताई हुई है, तो इसका मतलब कोई कैलकुलेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 12 और इस तरह करके। रिवॉर्ड चूंकि एग्जाम्शन में कहीं मेंशन नहीं है इसलिए टैक्सेबल होगा, सैलरी इनकम का पार्ट बनेगा। बोनस एग्जाम्शन में कहीं मेंशन नहीं है इसलिए टैक्सेबल होगा, सैलरी इनकम का पार्ट बनेगा। हाउस रेंट अलाउंस, अलाउंस को क्या करते हैं हम, अलाउंसेस के दो ट्रीटमेंट्स हमें पता है, ठीक है। कि पहला ट्रीटमेंट क्या था कि अलाउंसेस सारे के सारे टैक्सेबल हैं सिवाय मेडिकल अलाउंस के जिसमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी की एग्जाम्पशन है, और वो वाले अलाउंसेस भी एग्जाम्प्ट हैं फ्रॉम टैक्स जो आपको दफ्तर का खर्चा मीट करने के लिए दिया जाता है। उसमें भी दो अलाउंस ऐसे हैं जो टैक्सेबल है, वो कौन कौन सा, कन्वेंस और एंटरटेनमेंट। तो ये हाउस रेंट अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस के केस में मैं ये स्टार्ट से बता रहा हूँ आपको कि इसमें जो आपने एहतियात करनी है वो ये कि इसको कहीं 45% रूल अप्लाई नहीं कर देना, ठीक है। सो सैलरी के चैप्टर में हमने जहाँ पे डेफिनेशन में इसके वो परक्विजिट्स के ऊपर बात की हुई है डिटेल में, तो वहाँ पे एक परक्विजिट था कौन सा, अकोमोडेशन का। और यूजुअली मैंने देखा ये कि कन्फ्यूजन ये होता है कि जो अकोमोडेशन की वैल्यूएशन का तरीक़ेकार है वो आप हाउस रेंट अलाउंस में कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये 45% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी ये किस चीज़ को वैल्यू करने के लिए होता है, जब आपको अकोमोडेशन मिली हुई हो, ठीक है। सो अकोमोडेशन मिली हो, रिहाइश मिली हुई हो, लेकिन यहाँ रिहाइश नहीं बल्कि अलाउंस है, तो ये सारे का सारा एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा। यूटिलिटीज अलाउंस अगेन इसमें भी कुछ कोई एग्जेम्पशन टैक्स लॉ में नहीं दी गई, तो ये सारे का सारा टैक्सेबल। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम कार फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज। द कॉस्ट ऑफ द कार वॉज 11 लाख। तो पर्सनल एंड बिजनेस यूज है तो 5% बिल्कुल ठीक है। 5% इस कॉस्ट का बनाएंगे और उसको इनकम में ले जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए हैज बीन पेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अमाउंटिंग टू ₹50,50,000। जी जनाब, इसको क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट फ्री लोन है, बेंचमार्क रेट 10% से एक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बनाएंगे आप और वो मार्कअप सैलरी इनकम में शामिल करेंगे। इसका एक और इम्पैक्ट भी है, वो क्या है, तो फिर वो, हाँ जी, दूसरा जो इम्पैक्ट है वो दैट इज डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस में क्या था, डिडक्टेबल अलाउंस में ये था कि हमने एक डिडक्टेबल अलाउंस पढ़ा हुआ था, ठीक है। चलें बारिश का हम कुछ हल कर लेते हैं। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे जो कि ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन है ना, इंटरेस्ट फ्री लोन, इसके केस में एक ट्रीटमेंट तो आपको पता है, वो कौन से वाला पता है कि 10% ऑफ सैलरी, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है। तो एक ट्रीटमेंट तो आपको ये वाला मालूम है। दूसरा ट्रीटमेंट जिसका है वो आपने ये करना होगा कि जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट ऑन डेट। नाउ प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में क्या था जी कि अगर आपने कोई लोन लिया है उसके लिए बहुत सारी कंडीशन है कि आपने वो लोन किससे लिया हो, शेड्यूल्ड बैंक से, NBFI से, रेगुलेटेड बाय SCCP, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी और लिस्टेड कंपनी। अगर इनसे अगर आपने लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर कोई मार्कअप आप पे कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर आपने डिडक्टेबल अलाउंस कैलकुलेट कर लेना है। और वो लोन किस लिए इस्तेमाल हो रहा हो, किस लिए इस्तेमाल हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस और एक्विजिशन ऑफ हाउस, इसमें से किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। तो अब आप ये जरा कंडीशंस देखें यहाँ पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। सो ये एम्प्लॉई कहाँ का है जी, एक मल्टीनेशनल कंपनी का, मल्टीनेशनल लिखा है लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि ये लिस्टेड कंपनी है या नहीं है, ठीक है। और इंटरेस्ट फ्री लोन है। अब अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है, सो जरा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन हो तो क्या मैंने डिडक्टेबल अलाउंस बनाना है, क्योंकि मैं एक्चुअली इंटरेस्ट तो कोई पे नहीं कर रहा, ठीक है।
तो इसमें जो आपके स्टडी टेक्स्ट में भी जो कंक्लूजन बताया हुआ है वो ये बताया हुआ है कि अगर आपने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है और उस इंटरेस्ट फ्री लोन के साथ साथ बाकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, यानी वो लिस्टेड कंपनी से है और वो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन ऑफ हाउस के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उस जितनी अमाउंट आपने सैलरी इनकम में ऐड की थी उतनी अमाउंट कंसिडर की जाएगी कि उसने मार्कअप पे किया है और उसका डिडक्टेबल अलाउंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो इसका डिडक्टेबल अलाउंस आप कैलकुलेट करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करेगा कि घर की एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया हो, सेकंड वो लोन लिस्टेड कंपनी से, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया हो, गवर्नमेंट से लिया गया हो, तब भी आप उसका डिडक्टेबल अलाउंस बनाएंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि लिस्टेड कंपनी है या नहीं, तो आप इसको अगर एज्यूम करें कि हाँ जी ये लिस्टेड कंपनी है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप इसका डिडक्टेबल अलाउंस बनाएंगे, और अगर एज्यूम ना करें तो नहीं बनाएंगे। इसके सोल्यूशन में आई कैप ने अपने ये क्वेश्चन बैंक में जो सोल्यूशन दिया होगा उसमें आई थिंक डिडक्टेबल अलाउंस नहीं कैलकुलेट हुआ होगा, और उसकी वजह यही होगी क्योंकि ये सैलरी का चैप्टर है, उस वक्त स्टूडेंट ने डिडक्टेबल अलाउंस नहीं पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे वो इस चीज़ को कैलकुलेट करके स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही है कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो वो डिडक्टेबल अलाउंस के लिए क्वालिफाई करता है, प्रोवाइडेड कि वो बाकी कंडीशन दूसरी भी पूरी करता हो। In addition to above, Mr. A was granted stock option of 2,500 shares by head office of the company at $36 per share. Out of the above stock option, ये एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम है और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने देखना है कि जिस वक्त ऑप्शन मिलेगा तो कुछ भी इनकम में नहीं जाएगा, और जिस वक्त ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा तो फिर देखेंगे कि उस पर रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कुछ भी इनकम में फेयर मार्केट वैल्यू से इनकम में लेकर जाएंगे। सो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है। सिर्फ इसमें इस सवाल में जो एक नई चीज़ थी वो ये वाली है कि जिसमें डिडक्टेबल अलाउंस कैलकुलेट करना हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इसका इंफॉर्मेशन देखें। मिस्टर मुश्ताक हैज प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग डाटा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ हिज टोटल इनकम एंड टैक्स देयर ऑन फॉर द टैक्स ईयर 2022। बेसिक सैलरी सारे का सारा टैक्सेबल होगा, कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है। बोनस सारे का सारा टैक्सेबल होगा, कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है। कन्वेंस अलाउंस इस पे 5% लगेगा या 10% लगेगा? कन्वेंस अलाउंस है तो ये सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अलाउंसेस की कंप्यूटेशन और तरह है, परक्विजिट्स की और तरह है। हाउस रेंट अलाउंस सारा टैक्सेबल हो जाएगा। लीव फेयर असिस्टेंस ये अगेन एग्जाम्पशन में तो कहीं नहीं हमने पढ़ा हुआ। आपको एम्प्लॉयर अगर छुट्टी दे और छुट्टी के साथ साथ पैसे भी दे कि जाए ये छुट्टी एंजॉय करें, तो उसको बोलते हैं लीव फेयर असिस्टेंस। ठीक है, तो वो आपको उसने छुट्टी भी दी और साथ में पैसे भी दिए, तो ये जो पैसे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं पे भी इस पे एग्जाम्पशन नहीं है, तो फिर ये सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। जी, वो लीव इनकैशमेंट है, वो लीव इनकैशमेंट है, उसके ट्रीटमेंट्स अलग हैं। उसमें एक एग्जाम्पशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, आर्म फोर्सेस के एम्प्लॉय की, अगर वो LPR की इनकैशमेंट कराए तो वो एग्जाम। कैश पेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ डोनेशन। सो अगर अब आपने डोनेशन पे किया 20,000 रुपए का, तो डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट हमें पता है कि उसका हम टैक्स क्रेडिट बनाते हैं। ठीक है, आउटफ्लो है आपका, ये इनकम तो नहीं है, तो आउटफ्लो है तो इसका टैक्स क्रेडिट बनेगा। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बाय वे ऑफ कैश, तो कैश में डिविडेंड पे किया तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, आपको क्रॉस चेक से पे करना चाहिए था, तो इसका मतलब इसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मोटर व्हीकल वैल्यूइंग 4 लाख प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंड यूज पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर बिजनेस पर्पसेस, तो इसका मतलब 5% 4 लाख का आप इनकम में लेकर जाएंगे। रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय एम्प्लॉय, ये एक नई चीज है इस सवाल में, तो इस सवाल में नई चीज क्या है? रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय एम्प्लॉय, ये जो व्हीकल है इसको चलाने का खर्चा एम्प्लॉय बियर करता है। ठीक है, तो अब अगर एम्प्लॉय गाड़ी को चलाने का खर्चा बियर करता है तो ये पहली बात तो ये कि इनकम नहीं है, तो इनकम नहीं है तो फिर टैक्स की भी कोई सूरत नहीं बन सकती। ठीक है, ये तो इसका एक्सपेंस है। अब अगर यही साथ में लिखा होता कि ये रनिंग कॉस्ट एम्प्लॉयर ने बियर कर उसको रीइंबर्स कर दी है, फर्ज करें, ठीक है, या एम्प्लॉयर ने खर्चा बर्दाश्त किया है गाड़ी को रन करने का भी, ठीक है, तो अब इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि ये जब हम मोटर व्हीकल का 5% और 10% बनाते हैं तो ये एम्प्लॉयर मेंटेन्ड व्हीकल की वैल्यू होती है। किस चीज की वैल्यू होती है? एम्प्लॉयर मेंटेन्ड व्हीकल की। तो अब अगर वो 4 लाख रुपए का व्हीकल मिला हुआ है एम्प्लॉय को और साथ में 30,000 रुपए एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है उसको मेंटेन करने के, तो 30,000 का अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा।
ठीक है, बात समझ आ रही है? सो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको दो पोजीशंस इसके अंदर कि कन्वेंस जो आपको प्रोवाइड की जाती है, कन्वेंस जो आपको प्रोवाइड की जाती है उसमें अगर कोई एक्सपेंस का भी जिक्र आ जाए, और कौन सा एक्सपेंस? कन्वेंस का रनिंग एक्सपेंस, कन्वेंस का रनिंग एक्सपेंस अगर आ जाए और वो एक्सपेंस बियर किया है किसने? एम्प्लॉय ने या फिर एम्प्लॉयर ने। तो यहां पे आपने प्रिंसिपल क्या याद रखना है कि जो 5% ऑफ कॉस्ट या 10% ऑफ कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस, वो एम्प्लॉयर मेंटेन्ड कन्वेंस की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा बियर किया है तो वो इस 5% 10% में कंसिडर हो गया हुआ है, इसमें शामिल होकर आपकी सैलरी में चला गया हुआ है। तो इसका दोबारा से कोई ट्रीटमेंट मजीद सैलरी में कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। और एम्प्लॉय ने अगर खर्चा किया है तो वो तो इनकम है ही नहीं, तो इसका मतलब इनकम में तो कोई अमाउंट जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो यही तो ठीक है। कन्वेंस का जो रनिंग एक्सपेंस है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा आपके सवाल में, प्रोवाइडेड कि आपको ये चीज बताई भी हो। अगर फर्ज करें कि उसने कहा है कि एम्प्लॉय की गाड़ी है और एम्प्लॉयर को उसके ऊपर खर्चा कर रहा है, तो वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा क्योंकि अब एम्प्लॉयर ने कन्वेंस नहीं दी हुई आपको। ठीक है, ओके जी। रनिंग कॉस्ट बोर्न बाय एम्प्लॉय, तो अब हम क्या करेंगे? इसको कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय का खर्चा है, ये इनकम नहीं है, तो इनकम हो तो फिर टैक्स की बात आती है। एट द स्टार्ट ऑफ द टैक्स ईयर मिस्टर मुश्ताक वॉज इशूड 5,000 शेयर्स। अगेन एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन की बात हो रही है और इसको आप करके देख लेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा तो एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज वो आपने खुद से सॉल्व करके देखना है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन 23। इसमें ये आई थिंक एक नई चीज थी जो पहले से आपको शायद मालूम ना हो। क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर बशीर अहमद, क्वेश्चन का दरवाजा किसी टाइम भी खुला है। ठीक है, सो आप किसी टाइम भी कोई चीज समझ नहीं आ रही आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं। मैं ये इस अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा हूँ कि जो मैं आपको बता चुका हूँ उसकी रोशनी में आपको जो चीज़ें पता हैं मैं उसको तेजी से स्किप कर। मिस्टर बशीर अहमद इज एन एम्प्लॉई हु हैड जॉइंड हिज करंट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2022। इस सवाल में नई चीज़ ये है, इस सवाल में नई चीज़ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 में नई चीज़ ये है कि 2 एम्प्लॉयमेंट्स, एक एम्प्लॉई की 2 जगह मुलाजमत है। ठीक है, सो टैक्स ईयर 2022 में उसने कुछ अरसा कहीं पे जॉब की और कुछ अरसा कहीं पे जॉब की। तो अब यहाँ पे जो एक कन्फ्यूजन मैंने देखा है सॉल्व करते हुए सवाल को, वो ये कि स्टूडेंट्स जो है वो एक आध जगह मैंने ये देखा कि जब आप सैलरी के हेड ऑफ इनकम में इनकम बना रहे होते हैं तो आप यहाँ से इनकम लेकर आएंगे और फिर यहाँ से भी एक इनकम लेकर आएंगे जो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में ऐड होगी। तो ये मिस्टेक नहीं करनी कि इस इनकम के ऊपर अलहदा सैलरीड पर्सन वाले स्लैब रेट्स लगा दो और इस इनकम के ऊपर अलहदा सैलरीड पर्सन, ऐसे नहीं करना है। अगर एम्प्लॉयमेंट 10 जगह भी हुई भी है तो उस सारी एम्प्लॉयमेंट से जो आमदनी है उसको जमा करके एक फिगर बनाएंगे और वो कंसिडर की जाएगी टू डिटरमिन, जिस वक्त आप टैक्सेबल इनकम बना लेते हैं ना, टैक्सेबल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम की जो फिगर बनती है उसका आप कैलकुलेट करते हैं कितना? 75%, ताकि डिटरमिन हो कि ये क्या है, सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड। तो ये जो अब आप 75% टैक्सेबल इनकम का बनाएंगे तो इसमें ये वाली फिगर शामिल होगी, मतलब ये दोनों मिला के, और 75% ऑफ सैलरी से कंपेयर किस फिगर को करना होगा? इस फिगर को, इन दोनों में से किसी एक को नहीं। ठीक है जी। और जितनी भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं उन सब के पैसे एक ही हेड ऑफ इनकम में जमा होंगे और वो ऐसे ही तस्वर किया जाएगा कि ये इसकी ड्यूरिंग द ईयर सैलरी इनकम है। एम्प्लॉयमेंट चेंज होने से फर्क नहीं पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 में पहली नई चीज तो ये है कि इसने कंपनी ए और कंपनी बी 2 जगह पे मुलाजमत की है। हिज डिटेल ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस परचेज रिसीव फ्रॉम कंपनी ए एंड हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर कंपनी बी, सॉरी ए जो है वो प्रीवियस एम्प्लॉयर है और बी जो है वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है। सो बेसिक सैलरी दोनों के केस में सारी टैक्सेबल होगी, बोनस दोनों के केस में सारा टैक्सेबल होगा, हाउस रेंट अलाउंस सारा टैक्सेबल होगा, यूटिलिटीज अलाउंस सारे टैक्सेबल होंगे। ये अलाउंसेस वाली बातें हो रही। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय कंपनी बी पार्टली यूज फॉर बिजनेस एंड फॉर प्राइवेट यूज, कॉस्ट ऑफ द कार परचेज बाय द कंपनी इज 11 लाख। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो ये है कि अगर फर्ज करें कि यहाँ पे अकोमोडेशन आ जाती, सो लेट्स से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सवाल में हाउस रेंट अलाउंस नहीं है बल्कि क्या दिया हुआ है? अकोमोडेशन।
अकोमोडेशन अगर दी हुई है, लेट्स से एक एम्प्लॉयर ने, बी ने सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, तो अब मैंने क्या करना होगा, 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी से वैल्यू एक कैलकुलेट करके यहाँ पे एक फिगर लानी है। तो ये एमटीएस और बेसिक सैलरी कौन से वाला होगा, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बी वाला, ठीक है, उसको यहाँ जमा करके, यानी कि यहाँ पे कंबाइन नहीं करना चीज़ों को। एक एम्प्लॉय, इसी तरह अगर मेडिकल अलाउंस दिया हुआ हो, मेडिकल अलाउंस जो जिसमें हमें पता है कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी क्या होता है, क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है ना, 10% ऑफ बेसिक सैलरी मेडिकल अलाउंस से। तो वो जो 10% ऑफ बेसिक सैलरी बनाना है, वो अगर इस एम्प्लॉय से मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो बेसिक सैलरी भी सिर्फ इसी की लेनी है, वो इस ए वाली से जो बेसिक सैलरी उसको जमा नहीं करना, ठीक है। सो ये क्लैरिटी रखें कि जब आपने ये परसेंटेजेस की कैलकुलेशन बनानी है तो वो एम्प्लॉयर कंबाइन नहीं करने आपने। हाँ, जो मतलब वो 75% वाला रूल है उसमें वो उन दोनों को इकट्ठा करना है। जब 75% वाला रूल बनाना है तब सैलरीज इकट्ठी होंगी, लेकिन इंडिपेंडेंटली आप कंपनी ए के लिए अलग कैलकुलेशन बनाएंगे और बी के लिए अलग बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कन्वेंस बताई हुई है, किसने प्रोवाइड किया ये कन्वेंस, ये कंपनी बी ने प्रोवाइड की है। इट इज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज। तो फिर इसका मतलब मैं 5% ऑफ कॉस्ट, जो कि कितनी है 11 लाख। अब यहाँ पे चूंकि कंपनी बी के पास इसने पूरा साल मुलाजमत नहीं की, तो अब ज़रूरी है कि सवाल में कहीं बताया हुआ हो कि कितना अर्सा कंपनी बी के पास मुलाजमत की है, क्योंकि मैंने इसको प्रोपोर्शनेटली लेना होता है। तो क्वेश्चन जो है वो इस बारे में साइलेंट है, नहीं बता रहा आपको कि किस दिन आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज किया। तो एग्जाम सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, ये बस यहाँ पे आई कि आपके इस क्वेश्चन में एक डेफिशिएंसी है कि इनको बताना चाहिए था कि कंपनी ए के पास कितना अर्सा मुलाजमत की और बी के पास कितना अर्सा की, ठीक है। तो अगर ये हम फर्ज कर लें कि आधा साल है, तो फिर इसको 6/12 करेंगे, यानी कि आप जब जिस वक्त कन्वेंस की वैल्यूएशन बना रहे होंगे इसी सवाल में, तो आप 11 लाख रुपए, चूंकि ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़ है, तो इसको 5% ऑफ कॉस्ट करेंगे सबसे पहले, और फिर मल्टीप्लाई बाय 6/12 करके जो वैल्यू बनेगी वो फिर सैलरी इनकम में चली जाएगी। लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट जो है वो सिर्फ कंपनी ए से मिल रही है, और लीव इनकैशमेंट के बारे में आपको पता है कि एक ही एक चीज़ एग्जेम्प्ट है, वो क्या है, सरकारी मुलाजिम या फिर आर्म्ड फोर्सेस का जो एम्प्लॉई है, वो जब अपनी LPR लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट की इनकैशमेंट लेता है तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसके अलावा जितनी भी लीव इनकैशमेंट्स हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, टैक्सेबल होती हैं। तो ये सिर्फ एक ही एग्जेम्पशन है जो हमने पढ़ी हुई है। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट अगर सरकारी मुलाजिम भी ले और वो LPR की इनकैशमेंट ना हो तो भी वो टैक्सेबल होती है। अगर प्राइवेट मुलाजिम ले वो तो हर तरह की टैक्सेबल होती है। सो यहाँ पे चूंकि ये कंपनी के मुलाजिम है तो इसलिए लीव इनकैशमेंट क्या होगी, टैक्सेबल इनकम में चली जाएगी सारी की सारी। मेडिकल रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेडिकल रीइंबर्समेंट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि ये अलाउंस है या फैसिलिटी है। सो मेडिकल रीइंबर्समेंट का मतलब ये है कि आप खर्चा कर लें और एम्प्लॉय से पैसे ले लें। तो इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक एक्चुअल एक्सपेंस से है या नहीं, एक्चुअल एक्सपेंस के साथ इसका रिलेशनशिप मेडिकल रीइंबर्समेंट का यस है, ठीक है। तो अगर है तो फिर इसका मतलब ये क्या हो गया, परक्विजिट या फैसिलिटी, ये अलाउंस नहीं है। अलाउंस हो तो फिर एक्चुअल एक्सपेंस से ताल्लुक नहीं होता। तो इसकी वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं जी, ये सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाती है मेडिकल फैसिलिटी अगर इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, और कुछ और कंडीशन भी थी जो आपने पूरी करनी थी कि NTN प्रोवाइड करें, ठीक है, और दूसरा ये कि अटेस्ट करवाएं एक्सपेंस को बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में ये चीज़ तो नहीं बताई हुई कि आपने ये दो काम किए हैं या नहीं किए, ये बताया हुआ है कि एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉय की फेवर वाला एजम्पशन लेंगे आपके, उसने बाकी दो चीज़ें पूरी की हैं, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ठीक है। सो मेडिकल फैसिलिटी जिस वक्त एग्जाम्प्ट हो जाती है, तो अगर ऊपर कहीं मेडिकल अलाउंस आया वो तो वो सारे का सारा टैक्सेबल हो जाता है। तो यहाँ तो मेडिकल अलाउंस नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ये 35,000 और 25,000 क्या होगा, एग्जाम फ्रॉम टैक्स। एक्स ग्रेशिया पेमेंट रिसीव्ड अंडर गोल्डन हैंडशेक स्कीम। गोल्डन हैंडशेक स्कीम में अगर आपको पैसे मिले हैं तो इसको आप क्या करते हैं, तो ये आपने इसको एक दफा रिवाइज करना है जाके, कौन सी चीज को, प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। इस स्लाइड को आप रिवाइज करेंगे और यहाँ पे आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ है कौन से वाला, गोल्डन हैंडशेक, और इसके ऊपर आपके पास चॉइस है कि आप 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं अगर चाहें तो चाहें तो इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इस इनकम को
सेपरेट ब्लॉक ट्रीट करके भी टैक्स कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी और नॉर्मल इनकम में शामिल करके भी टैक्स कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। और 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 3 साल की इसने देखें 2019, 20, 21 की आपको इनकम भी बताई हुई है और टैक्स भी बताया हुआ है। तो यहाँ से 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकल आएगा। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ए हैड डिडक्टेड टैक्स अंडर सेक्शन 149 2,70,000 एंड कंपनी बी डिडक्टेड टैक्स अंडर सेक्शन 149 3 लाख। ये दोनों के दोनों विद होल्डिंग टैक्सेस हैं और इसका बेनिफिट आपको कहाँ पे लेना है, ये यहाँ पे जो आप टैक्स कैलकुलेशन बना रहे होंगे तो इधर जाके आप माइनस कर लेंगे विद होल्डिंग टैक्सेस को। ठीक है ना, इसकी प्लेसमेंट पता है सबको। सो नॉर्मल टैक्स रिजीम की बेसिकली खूबी ही है कि जितनी भी इनकम्स होती हैं वो सब ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि ये एनटीआर की इनकम्स थी ना सारी की सारी, और जितने भी विद होल्डिंग टैक्सेस है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी ऊपर टैक्स बना वो सब में विद होल्डिंग टैक्सेस का। अब ये फर्क नहीं रखा जाएगा कि ये 3 लाख जो है वो ए कंपनी का था या बी कंपनी का था, वो अब सारा विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा हो जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये एनटीआर की सबसे बड़ी खासियत है। एफटीआर में ऐसा नहीं होता, उसमें अपने अपने विद होल्डिंग टैक्सेस, हर इनकम जो है वो अपने विद होल्डिंग टैक्सेस का अपना ट्रीटमेंट करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज डन। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे और फिर हम डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25। एक थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल होगी। क्वेश्चन नंबर 26 में देखने लगा हूँ आप। मिस्टर एनुद्दीन खान, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, हैज ज्वाइंड अ लिस्टेड कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू टैक्स ईयर 2022 रिलेटेड टू इनकम ईयर एंडेड 30 जून 2022। अच्छा जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो आपसे इनकम कैलकुलेट करने का कह रहा है। मंथली पेरोल, इसमें कुछ एग्जाम्पशन है नहीं, तो सारा टैक्सेबल होगा। बोनस टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ एनुअल पेरोल, तो एनुअल पेरोल कैलकुलेट करके उसका 20% आप बनाएंगे तो वो आपको बोनस में बनेगा और इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस में कोई एग्जाम्पशन नहीं है। अलाउंसेस सारे के सारे टैक्सेबल हैं सिवाय मेडिकल अलाउंस के, जिसमें 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होता है। ये फिक्रा याद कर लो बस, ठीक है। सारे टैक्सेबल हैं, सारे अलाउंसेस। और इसके अलावा कौन से अलाउंस एग्जाम्प्ट हैं? जो आपको दफ्तर का खर्चा ऑफिस पर्पजेस के लिए दिए जाएं वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। उसमें भी 2 अलाउंस ऐसे हैं जो कन्वेंस और एंटरटेनमेंट है, जो क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ओके, सो हाउस रेंट अलाउंस का मामला सीधा है, ये सारे का सारा टैक्सेबल होगा। कंपनी मेंटेन 1000 सीसी कार वैल्यूइंग 18 लाख फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज ऑन विच टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी 80,000। तो 80,000 का अब मैं क्या करूं? एम्प्लॉयर ने देखे ना क्या लिखा है, द कंपनी मेंटेन्ड 1000 सीसी कार 18 लाख रुपए की है। अब ये 18 लाख का जब मैं 10% या 5% बना लूंगा तो कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल का ये वैल्यूएशन है, ठीक है। तो अब अगर कंपनी को और इसके ऊपर खर्चा कर देती है या एम्प्लॉय को खर्चा, उसका कोई ट्रीटमेंट फिर करने की जरूरत नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है। फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज तो कितना परसेंट लेंगे? 5% ऑफ 18 लाख। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, कोई पेट्रोल, तेल, पानी, गाड़ी सर्विस, ये वो सारा कुछ, ये सारे खर्चे को अब लाने की जरूरत नहीं है अपनी कैलकुलेशन में। 18 लाख का जब 5% ले लिया ये शामिल हो गया उसके अंदर। अदर पेमेंट्स मेड बाय कंपनी ऑन वाउचर्स, रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको बिजली का बिल एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है तो ये इसमें एग्जाम्पशन है कुछ? इसमें कोई एग्जाम्पशन है? नहीं है, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। पेट्रोल फॉर रेजिडेंशियल जनरेटर, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। गैस बिल फॉर रेजिडेंस, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। टेलीफोन बिल्स फॉर रेजिडेंस इंक्लूडिंग विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 100 13,885, सारा टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें ये जो 100 लिखा हुआ है ये होता ही है कि आप अपना पीटीसीएल अपना टेलीफोन का बिल देखिएगा जाके, उसके अंदर कुछ इनकम टैक्स आ रहा होता है विद होल्डिंग टैक्स लिखा हुआ, ठीक है। तो होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने घर का टेलीफोन बिल पे करता हूं तो उसमें कुछ विद होल्डिंग टैक्स जा रहा है, और जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूं तो वही विद होल्डिंग टैक्स में जो विद होल्डिंग टैक्स की जगह है यहाँ पे, विद होल्डिंग टैक्स की जगह यहाँ पे मैं उसको माइनस कर लेता हूँ। अब ये अगर रेजिडेंस का टेलीफोन बिल है 13,885 का, अब ये जो विद होल्डिंग टैक्स आपने माइनस करना होता है, इसकी एक शर्त होती है। वो शर्त ये है कि वो टेलीफोन बिल आपके नाम से होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ये रेजिडेंस का टेलीफोन बिल है और एनुद्दीन खान के नाम पे है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि ये फिर 100 के लिए मैं क्या करूंगा, 100 को यहाँ विद होल्डिंग टैक्स में लेकर आऊंगा, ठीक है।
और बेशक मेरे एम्प्लॉयर ने वो बिल मुझे पे किया है, तनख्वाह भी तो एम्प्लॉयर ही दे रहा है ना, जिससे मैं टेलीफोन बिल पे कर देता हूँ। तो इस 100 के यहाँ विदहोल्डिंग टैक्स के तौर पे माइनस होने में एक ही कंडीशन रिक्वायर्ड है, और वो क्या है कि एम्प्लॉयर बिल जो है वो मेरे नाम का आता हो, तभी मैं अपनी रिटर्न में उसे क्लेम कर सकता हूँ। और अगर वो मेरे नाम का आता है तो अब मुझे पैसे मेरे अबू जी ने दिए, मेरे एम्प्लॉयर ने दिए, भाई ने दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो विदहोल्डिंग टैक्स मैं क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि ये जो टेलीफोन 13,885 जिसमें वो कह रहा है कि इंक्लूडिंग 100 रुपए टैक्स के हैं, तो 100 तो मैं बिल्कुल क्लेम कर सकता हूँ। एक ही कंडीशन रिक्वायर्ड है, फुलफिल करनी है कि बिल मेरे नाम पे है। ठीक है जी, और 13,885 चूंकि एम्प्लॉयर ने पे किए हैं तो ये मेरी इनकम में जाएगा, टैक्सेबल होगा। तो आपने यहाँ पे अपना एजम्पशन स्पेसिफाई करके इसका टैक्स क्रेडिट बना देना है कि जी हम ये ज्यूम करें कि टेलीफोन बिल इसी के नाम पे आता है। क्लब के बिल्स एम्प्लॉयर ने पे किए हैं, टैक्सेबल होगा। इंटरनेट यूजेज रीइंबर्समेंट अगेन टैक्सेबल होगा। मिस्टर एनुद्दीन खान ऑल्सो, ये जो मैं जितनी भी चीज़ों को टैक्सेबल कर रहा हूँ उसके लिए मेरे जहन में क्या पिक्चर है, मेरे जहन में एग्जाम्पशंस की पिक्चर कि अगर वो एग्जाम्पशंस में कहीं नहीं है तो फिर टैक्सेबल है। एनुद्दीन खान ऑल्सो रिसीव्ड फॉलोइंग सम्स: पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन वापडा बॉन्ड्स नेट ऑफ टैक्स एंड ज़कात। अच्छा जी, अब पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट, इसको पहले हल कर लेते हैं। पेंशन के लिए हमने कानून क्या पढ़ा हुआ है, हमारे लॉ की क्या प्रोविजन है पेंशन के केस में। सो पेंशन के केस में हमने कहा जी कि अगर वो सरकारी मुलाजिम है, गवर्नमेंट की पेंशन है, तो फिर तो टोटली एग्जाम्प्ट। बाकियों के केस में हम पहले एज देखते हैं, फिर उसकी एम्प्लॉयमेंट्स का स्टेटस देखते हैं। तो अब एनुद्दीन खान के बारे में क्या बताया हुआ है, सिविल सर्वेंट यानी सरकारी मुलाजिम है। ठीक है, और फिर वो एक लिस्टेड कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, तो अब सरकारी मुलाजिम की तो पेंशन सारी की सारी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है जी, तो ये तो एग्जाम्पशन में चला गया। उसके बाद डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन वापडा बॉन्ड्स, डिविडेंड्स को हमने किधर पढ़ा हुआ है, एफटीआर में, सेपरेट टैक्सेशन में पढ़ा हुआ था ना, टैक्स ऑन डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स के केस में क्या होगा कि ये तो एफटीआर में चला जाएगा, ये आपकी इनकम का पार्ट, टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा, आप देखें यहाँ पे इसने ना एक चीज वर्ड लिखा हुआ है टोटल इनकम। यहां से आगे हम कल बात करेंगे। आपने अब करना ये है, ये आपकी जो असाइनमेंट है आज की, वो ये है कि आपने अपने स्टडी टेक्स्ट जो आई कैप ने दिया हुआ है उसमें टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन पढ़ के आनी, क्योंकि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम कभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था आपके लिए। आपको सिंपल ये बताया, 5 हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर लें तो टोटल इनकम, डिडक्टिबल अलाउंस माइनस कर लें तो टैक्सेबल इनकम। लेकिन अब चूंकि आप टैक्स रिजीम्स पढ़ चुके हैं तो आप टोटल इनकम का फिगर थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। ठीक है, तो आपने टोटल इनकम की डेफिनेशन जो है वो पढ़ के आनी है और टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन पढ़ के आनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर में वो दी गई है। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि यहाँ टोटल इनकम कैलकुलेट करते हुए अब मुझे क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। ओके जी, यहाँ तक किसी का सवाल है, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, चलो जी, दिस इज इट फॉर टुडे।